दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की तैयारी कर ली है और इसकी जानकारी ऑलरेडी एक्सचेंज पे आ चुकी है। यानी रिजल्ट जल्दी हमारे सामने होगा। रिजल्ट अगर बेहतर होगा तो फिर एक बड़ा ट्रिगर इसको फिर से मिलेगा। वैसे तो आने वाले सप्ताह में नहीं, जनवरी के पहले सप्ताह में ही एक बड़ा ट्रिगर ऑलरेडी मिलने वाला है। कंपनी लार्ज कैप में शामिल होने जा रही है। तो क्या इस समय खरीदारी करनी चाहिए? वैसे तो पिछले कई दिनों से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दबाव में दिखाई दे रहा है और वॉल्यूम भी काफ़ी कम लग रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी बड़े फंड हाउस वेट कर रहे हैं, क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए या फिर स्टॉक और थोड़ा नीचे आ सकता है, क्योंकि अभी तक बिजनेस पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। आप समझ ही सकते हो कंपनी का बिजनेस तो बहुत ही शानदार है। कंपनी इंश्योरेंस सेगमेंट में एंट्री मारी चुकी है। साथ में कंपनी आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी करने जा रही है और कंपनी लोन का बिजनेस करने जा रही है। यह एनबीएफसी जो आगे जाके सीआईसी बनने जा रही है, इसकी परमिशन मांगी गई है आरबीआई से। तो क्या आने वाले समय जियो फाइनेंशियल कमाल कमाल कर सकता है? और यहाँ पे एनबीएफसी को लेकर एक बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या आने वाले समय जियो फाइनेंशियल सर्विस 4 डिजिट में जा सकता है? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 233 पर। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी 233 की। देख दो कि गुरुवार के दिन इंट्राडे में 235 का हाई भी बना, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। इसके पीछे वजह थी कि बाजार में गिरावट का माहौल भी बना था और इस वजह से इसने 232 का लो बनाया और क्लोजिंग भी वहीं पर ही 232 पर, जहाँ पे 0.17% की गिरावट थी। गिरावट तो मामूली सी है, लेकिन गिरावट पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से बनी हुई है। आप देख दो कि 22 दिसंबर को स्टॉक 236 के आसपास था, जहाँ पे 0.5% की गिरावट हुई, लगभग आधा परसेंट की गिरावट। फिर 26 दिसंबर की बात करो, क्लोजिंग 234.70 के आसपास, जहाँ पे 0.9% की गिरावट हुई, यानी 1% के आसपास की गिरावट। फिर 27 दिसंबर की बात करो, स्टॉक 234 के आसपास आया, जहाँ पे 0.3% की फिर से गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे देखें कि 28 दिसंबर की बात करें तो 233 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 0.3% की एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली। और 29 दिसंबर को देखिए स्टॉक 232 के आसपास, जहाँ पे 0.2% की गिरावट हुई। तो गिरावट तो बड़ी नहीं है, लेकिन स्टॉक देख सकते हो कि चपेट में गिरावट के है, क्योंकि पिछले 4-5 ट्रेडिंग से एक भी दिन हमें ग्रीन क्लोजिंग नहीं देखने को मिल रही है। वॉल्यूम में भी स्टेबिलिटी आप देखो कि पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 86 लाख की डिलीवरी उठाई गई और गुरुवार को 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 76 लाख की डिलीवरी उठाई गई। फ्राइडे की बात करें तो 1 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ, 88 लाख डिलीवरी बेस काम हुआ। तो लगभग एक जैसे ही 1 करोड़ के वॉल्यूम में काम का जो रहा है, यानी एक तरह से स्टेबिलिटी आ चुकी है। अब इसके बीच में जियो फाइनेंशियल सर्विस ने एक्सचेंज को जानकारी दी कि उन्होंने क्वार्टर 3 के रिजल्ट की तैयारी कर ली है और इसके लिए वो इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने जा रहे हैं। तो 1 जनवरी 2024 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी। अब यानी आप देख सकते हो कि कंपनी से संबंधित जो भी है, चाहे बोर्ड के मेंबर हो या फिर प्रमोटर ग्रुप से कोई भी हो या कंपनी के एम्प्लॉयज हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है। अब कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा और इसके पीछे वजह यह है कि अब जो रिजल्ट बना है उसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू कंपनी के अंदर सबको पता है और ऐसे में उसका कोई गैर फायदा ना उठा ले। इसीलिए ये रूल्स बनाया है सेबी की तरफ से कि एक बार रिजल्ट पूरा बन जाता है उसके बाद में कंपनी से संबंधित कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके 40 आवर्स के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तो तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है। अब रिजल्ट की संभावना देख सकते हो कि कुछ पॉजिटिव रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी बेहतर हमने रिजल्ट देखा है। बात करेगा सेल्स की तो जून 2023 में 414 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 608 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। कंपनी का खर्च भी बढ़ा, 38 करोड़ के आसपास था जून में, जो 66 करोड़ हुआ। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। देख सकते हो कि 376 करोड़ के आसपास था जून में, जो 542 करोड़ तक पहुंचा सितंबर में। कंपनी की अदर इनकम में वृद्धि काफ़ी बड़ी हुई है और उसकी वजह से आप देखें तो एक प्रॉफिट में बड़ा जंप देखने को मिला। जून में 67 करोड़ का प्रॉफिट था अदर, जो अदर इनकम 218 करोड़ तक पहुंची है सितंबर में। और नतीजा ये रहा कि देख सकते हो कि प्रॉफिट बढ़ा। अब आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात हो 332 करोड़ के आसपास था जून में, जो सितंबर में बढ़ के 668 करोड़ तक पहुंच गया। वैसे इसमें आप देख सकते हो कि जो अदर इनकम है वो करीब 200 करोड़ आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर वो निकाल दे तो ये आपको जो प्रॉफिट है वो 450 करोड़ के आसपास का दिखाई देगा, लेकिन जून के मुकाबले तो भी प्रॉफिट आपको अच्छा ही दिखाई देगा।
अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इस आरबीआई ने एनबीएफसी के फंडिंग के ऊपर निगरानी शुरू कर दी है और आरबीआई की तरफ से जो कहा गया है कि 2022-23 की जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकिंग क्षेत्र पिछले कई दिनों में इस समय काफ़ी बेहतर स्थिति में है। जो बैंकों का जो जीएनपी है, जो पिछले 10 सालों में सबसे निचले स्तर पे आ गया, यानी जो बैंकों का जो डूबा हुआ कर्ज है, जो एनपीए है, वो काफ़ी कम हुआ है। बैंकों की स्थिति लगातार सुधरी है। कमर्शियल बैंकों का जो जीएनपी घटकर 3.9% के आसपास आ गया है और देख सकते हो कि 2023 में ये कम होकर 3.2% तक भी चला गया है। तो कुल मिला के देखें तो लगातार एनपीए कम हो रहा है। ये बैंकों की सेहत में सुधरने का एक बड़ा सबूत दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है, चाहे कॉर्पोरेट हो या दूसरी और भी बैलेंस शीट में देखें तो बैंकों की स्थिति मजबूत हुई है। लेकिन अब देखो कि कुछ असुरक्षित जो इस समय जो लोन दिए जा रहे हैं उसको लेकर आरबीआई को काफ़ी ज़्यादा चिंता है और देख सकते हो कि आरबीआई के अनुसार जो देख सकते हो कि अनसिक्योर्ड जो लोन है 2015 से वो बढ़ रहा है और लगातार बढ़ रहा है। 2023 में ये 25.5% के स्तर तक पहुंच गया है और इस वजह से आरबीआई को चिंता होती है कि जो अनसिक्योर्ड लोन है इसको एक कंट्रोल में लाना चाहिए। ये आगे जाके रिस्क बन सकता है बैंकों के लिए। स्पेशली एनबीएफसी के जो लोन है वो काफ़ी ज़्यादा अनसिक्योर्ड है। बैंकों के मुकाबले एनबीएफसी बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड कर रही है और उनका जो प्रतिशत है वो 2023 मार्च में 30% तक पहुँच गया है और पिछले साल ये 27.6% के आसपास था। यानी एनबीएफसी ने अनसिक्योर्ड लोन बहुत ज़्यादा बांटा है और इसी वजह से बैंकों के मुकाबले जो रिस्क है वो एनबीएफसी का काफ़ी बढ़ गया है। तो आरबीआई का मानना है कि बैंक और एनबीएफसी के जो अनसिक्योर्ड लोन ये आगे जाके रिस्क बढ़ा सकते हैं। इसको कम करना जरूरी है, कंट्रोल में लाना जरूरी है इसको, ताकि आने वाले समय परिस्थितियाँ खराब ना हो। आरबीआई का मानना है कि निश्चित रूप से उपभोक्ताओं के लिए एनबीएफसी काफ़ी सुलभ होता है। जहाँ पे उनको बैंकों से लोन नहीं मिल पाता वो एनबीएफसी उनको इजीली लोन वहाँ पे मिल पाता है। लेकिन जोखिम को कम करना जरूरी है, इसके लिए निगरानी बढ़ानी जरूरी है। एनबीएफसी के लिए निगरानी लाएगी और ज़्यादा बढ़ाएगी, ये उन्होंने आरबीआई की तरफ से कहा गया है। तो कुल मिला के इससे आगाह किया गया एनबीएफसी को कि आप अपने जो भी अनसिक्योर्ड लोन है उसको कम करें। अब यहाँ पे देख दो कि कंपनी को बड़ा ट्रिगर मिलेगा आने वाले सप्ताह में, जनवरी के पहला सप्ताह में ही। कंपनी का मार्केट कैप इस समय 1,48,063 करोड़ के आसपास है। तो इस मार्केट कैप के साथ ये इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है, तो बिल्कुल ये लार्ज कैप में शामिल हो जाएगी। एएमएफआई जो लिस्ट जारी होगी जनवरी के पहले सप्ताह में उसमें ये लार्ज कैप में शामिल होगी और लार्ज कैप में शामिल होने के बाद इसमें बहुत सारा नया इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा और इसकी सेहत सुधरेगी। तो आप ये समझ ही सकते हो कि ये जो इसके जो प्रदर्शन है अच्छा होता है वो दिखाई देगा। वैसे इसका पी रेशियो देखें तो 4,661 के आसपास जो काफ़ी बड़ा है। पीबी रेशियो 1.30, इंडस्ट्रीज का पी मात्र 18.73 है। तो पी रेशियो इसका ज़्यादा बड़ा हुआ थोड़ी चिंताजनक बात है। लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 0 है। देख दो कंपनी में इस समय देख दो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। आरओई इसका 1.73% है और ईपीएस इसका 0.05 है। बुक वैल्यू इसकी 179.62 की है, फेस वैल्यू 10 है। तो देख लो बुक वैल्यू से थोड़ा ही स्टॉक अभी ऊपर है, तो इससे कोई इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ी है, इतनी चिंता की बात नहीं है। तो आने वाले इसमें संभावना पॉजिटिव बनेगी और स्टॉक फिर से एक शानदार तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। इसकी ईपीएस स्ट्रेंथ बहुत ही मजबूत है, 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है और बायर डिमांड काफ़ी अच्छी है, 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। और प्राइस स्ट्रेंथ वीक है, जहाँ पे 5 स्टार में मात्र 2 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक के मामले में भी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल रेटिंग ठीक है, तो इस रेटिंग के दम पे दाव लगा सकते हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 227 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये टूटा तो स्टॉक आपको 218 तक जाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 208 तक जा सकता है। बड़ी गिरावट हुई तो पॉजिटिव माहौल बना तो 246 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 257 तक स्टॉक जा सकता है और एक बार 257 को पार करते फिर 266 जो इसकी पुरानी हाई को क्रॉस करने की संभावना बन जाएगी। तो इसलिए आने वाले समय तेजी की संभावना बनेगी। तो लॉन्ग टर्म का नजर लेके ये सही मौका है कि आप जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश कर ले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।